नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इजी ब्रीजी बायोलॉजी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7th ऑफ क्लास 7 साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में और कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को अपने क्लाइमेट में कैसे एडजस्ट करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। वेदर और क्लाइमेट का हमारे रोज़ की ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा असर होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलो देखते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइंस, ये क्या चीज़ें डिटरमाइन करते हैं? द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर, यानी कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं। जैसे गर्मी होगी तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और वही अगर ठंड हो तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। और क्या डिटरमाइन करता है ये वेदर और क्लाइमेट? टाइप्स ऑफ फूड वी ग्रो एंड ईट, हम कैसे भोजन उगा रहे हैं। ऐसे तो आप नहीं उगाते हैं, किसान उगाते हैं, तो वो भी एक मौसम पे डिपेंड करता है। हर एक चीज़ हर एक मौसम में नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूल गोभी की बात करें तो कब आती है ये, सर्दियों में। और वैसे ही कई ऐसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो आपने सुना होगा, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वेदर के ऊपर। और हम क्या खाते हैं ये कौन डिटरमाइन करता है कि आज का मौसम कैसा है। और क्या डिटरमाइन करता है ये वेदर और क्लाइमेट? वेदर वी स्विच ऑन और ऑफ द फैन, क्या हमें पंखे को बंद रखना है या फिर चला कर रखना है, ये कौन बताता है? मौसम ही तो करता है ना डिटरमाइन। तो है ना ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आखिर ये वेदर है क्या जिसने इतना परेशान कर रखा है हमको। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड वेदर। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को अगर हम लेते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है वो डेली डेली बदलता रहता है। तो उसी जो डेली डेली बदलने वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इट कैन बी कंफर्टेबल और कैन बी टू हॉट और टू कोल्ड। ये क्या हो सकता है, मौसम कैसा हो सकता है? या तो कंफर्टेबल हो सकता है, या फिर बहुत गर्मी पड़ सकती है, या फिर बहुत ठंड भी पड़ सकती है। अब आगे देखते हैं ये वेदर रिपोर्ट क्या होता है। द डेली रिपोर्ट अबाउट वेदर यूजुअली रिलीज्ड बाय द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द वेदर रिपोर्ट। यानी कि वेदर के बारे में, मौसम के बारे में जो डेली की रिपोर्ट एक होती है उसे हम बोलते हैं वेदर रिपोर्ट। और ये वेदर रिपोर्ट बनाता कौन है, कौन इसे प्रिपेयर करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि हमारा मौसम विभाग इस रिपोर्ट को तैयार करता है। इसमें होता क्या है? इट इंक्लूड्स डेटा अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एट्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। वेदर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेम्परेचर होता है यानी कि तापमान बताया होता है, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के बारे में बताया होता है, और हवा के बारे में बताया होता है कि हवा की स्पीड कितनी रहेगी, कौन से डायरेक्शन में हवा होगी। और इसमें वेदर प्रेडिक्शंस भी होते हैं, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान भी बताया होता है कि कल मौसम कैसा रहने वाला है। आप कहीं भी घूमने जाते हो तो ये देख के जाते हो ना कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं और 2 दिनों बाद बारिश तो नहीं हो रही है, या जिस दिन हमने घूमने का प्लान बनाया उस दिन बारिश हो रही होगी, तो आपका तो सारा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। तो ये वेदर प्रेडिक्शन हमारे काम की चीज़ है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये मौसम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो क्या है, उसका टेम्परेचर है। इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। यानी कि ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है किस पे डिपेंड करती है, सनशाइन पे, सनलाइट पे डिपेंड करती है। ड्यूरिंग द समर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इज़ लॉन्गर, दैट्स वाई द टेम्परेचर इज़ हाई इन समर। समर सीजन में यानी गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, सनशाइन ज़्यादा देर के लिए होती है, इसलिए उस समय जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। यानी कि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून एज द अर्थ गेट हीटेड बाय द सन। इसे आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान पूरे दिन में किस समय होता है,
दोपहर के समय यानी आफ्टरनून में, क्योंकि उस समय जो है सूरज अर्थ के बिल्कुल अबव होता है। At night, the sun rays do not fall, therefore it cools down, thereby bringing down the temperature. रात में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, इस वजह से टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है। मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे कम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि अगर आप 3-4 बजे सुबह देखो तब सबसे कम टेम्परेचर होता है। There is a special thermometer for this purpose called the maximum and minimum thermometer, यानी कि इस सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले टेम्परेचर को मापने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो आप समझ पाए ये पहला हमारा एलिमेंट क्या था, टेम्परेचर। अब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि वायु के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। यानी कि वायु के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, वो क्या है, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को कौन मापता है, किससे मापते हैं हम, हाइग्रोमीटर के थ्रू। टेम्परेचर किससे माप रहे थे, थर्मोमीटर के थ्रू, और ह्यूमिडिटी को किससे माप रहे हैं, हाइग्रोमीटर के थ्रू। ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग रिमोटली प्लेस सैटेलाइट। ह्यूमिडिटी को मापने का एक और तरीका है, सैटेलाइट्स का भी यूज़ करके हम ह्यूमिडिटी माप सकते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ जनरली एट द हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है तब सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। इस क्लास के बाद आपने क्या करना है, एक किसी भी पतीले में या किसी भी बर्तन में आपने वाटर को बॉईल होने देना है और ऊपर एक प्लेट रख देनी है। जब आप देखोगे कि पानी बॉईल हो रहा है और आप उस प्लेट को उठा करके देखोगे तो आप क्या पाओगे कि उसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब अगर आप थोड़ी देर और देखोगे तो जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगती है। सिमिलरली यही जब वाटर कंटेंट एयर में ज़्यादा हो जाता है तो वो रेनफॉल होकर के नीचे आ जाता है, यानी कि बरसात होती है। ह्यूमिडिटी इज़ जनरली रिटन इन परसेंटेज। ह्यूमिडिटी को हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर को कैसे लिखा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। और ह्यूमिडिटी को किस में लिखा जाता है, परसेंटेज। तो पहला एलिमेंट ऑफ वेदर क्या था हमारा, टेम्परेचर। सेकेंड एलिमेंट ऑफ वेदर इज ह्यूमिडिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। थर्ड इज रेनफॉल एंड यू हैव ऑलरेडी सीन द फोर्थ वन, विंड स्पीड। रेनफॉल, द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी द ग्रेटर द चांसेस ऑफ रेनफॉल। अभी हमने डिस्कस किया जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे रेनफॉल के। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन mm, यानी कि मिलीमीटर। यानी कि हम रेनफॉल के अमाउंट को किस में मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में। फॉर दिस एन apparatus कॉल्ड रेन गॉज इज़ यूज। इसके लिए कौन से apparatus का यूज़ किया जाता है, रेन गॉज का। टेम्परेचर के लिए हमने यूज़ किया थर्मोमीटर, ह्यूमिडिटी के लिए हमने क्या यूज़ किया, हाइग्रोमीटर या फिर सैटेलाइट्स का, और रेनफॉल के लिए हमने क्या यूज़ किया, रेन गॉज को। टेम्परेचर को हमने मापा किस में, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में, रेनफॉल को मिलीमीटर में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एलिमेंट ऑफ वेदर की तरफ, जो कि है विंड स्पीड। स्पीड ऑफ विंड ऑल्सो अफेक्ट द कंडीशन ऑफ वेदर, यानी कि हवा की गति भी हमारे मौसम को डिटरमाइन करती है। ठीक है, विंड स्पीड को हम किस में मापते हैं, ये तो आप सबको पता होगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये आप देख सकते हैं एक वेदर रिपोर्ट है। ये 0:0 यानी कि रात के 12 बजे का टेम्परेचर दिखाया कितना है, 17 डिग्री। मॉर्निंग के 3 बजे का टेम्परेचर है 15 डिग्री। सुबह के 6 बजे का टेम्परेचर 14 डिग्री। सुबह के 9 बजे 19 डिग्री। 12 बजे दोपहर 24 डिग्री। 3 बजे 25 डिग्री। 18 यानी कि 6 बजे 22 डिग्री। और
21 यानी कि फिर से रात के 9 बजे कितना टेम्परेचर है 18 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि रात के टाइम, रात से लेकर के अर्ली मॉर्निंग तक टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। वैसे ही जब सुबह सनराइज़ हुआ है 9 बजे, 9 से लेकर 12-3 आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जैसे ही सनसेट होता है फिर से टेम्परेचर डाउन होने लगा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज़ चेंजिंग एवरी डे। यानी डेली तो हमारा टेम्परेचर चेंज होता ही है, एक दिन में भी कई बार हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा नहीं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है, हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। The average weather pattern taken over a long time, say 25 to 30 years, is called the climate of that place। यानी कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का, ठीक है, 25 से 30 साल तक का वेदर पैटर्न को अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है, 25 से 30 साल के वेदर पैटर्न का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसे हमें पता चलता है कि वो उस जगह का क्लाइमेट है, यानी वो उस जगह की जलवायु है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। हमारे वर्ल्ड में, यानी हमारी जो ये पूरी दुनिया है, उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है। द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट। जैसे कि हमने वेदर पैटर्न पढ़ा था, डेली वेदर रिपोर्ट जिसमें होती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें वेदर पैटर्न में होती है। सिमिलरली क्लाइमेट चार्ट में क्या होता है, एक पूरा एनुअल रिकॉर्ड होता है, यानी कि पूरे एक साल का रिकॉर्ड होता है टेम्परेचर का, रेनफॉल का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट, ये जो दो टेबल आपने देखे हैं, ये क्लाइमेट को समझा रहे हैं। The above two tables provide information regarding the climatic condition at two different places in India। ये दो अलग अलग जगहों के क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो, दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर है माइनस में, और यहाँ का डेली मिनिमम टेम्परेचर क्या है 22, 24 इस तरीके से है। वी कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला। यानी हमने क्या समझा, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर मैक्सिमम अगर हम मई, जून, जुलाई की बात करें तो वहाँ भी डेली मिनिमम टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री, 14 डिग्री, 17, यानी कि जबकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है केरला तरफ 24, 23। तो हम क्या देख रहे हैं, वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि केरल जो है वो बहुत गर्म है और वहाँ बहुत बारिश होती है इन कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जलवायु को निर्धारित करती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि कोई भी जगह, कोई भी एरिया समुद्र से कितनी दूरी पर है, वो क्या डिटरमाइन करेगा, उस जगह का क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ द सी, यानी कि क्लाइमेट जो है किसी जगह का किस पर डिपेंड करता है, कि वो समुद्र के कितने क्लोज है, कितने पास है। द प्लेसेस दैट आर नियर द सी आर मॉडरेट, नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। यानी कि वैसी जगह है जो समुद्र के बिल्कुल पास है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है, यानी कि सामान्य है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे क्या है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। वाइल द प्लेसेस दैट आर अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। वही अगर हम देखें ऐसी जगह जो समुद्र से बहुत दूर है, वहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम होता है। हैविंग, या तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ठंड भी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली देख लो, आप दिल्ली को देख लो ना, वो समुद्र से बहुत दूरी पे है, तो यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो ये तो था पहला फैक्टर कि कोई भी जगह समुद्र से कितनी दूरी पर है, ये वहाँ की जलवायु को निर्धारित करती है। अब हम सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस है वो सी लेवल से कितनी दूरी पर है, इस पे कितनी ऊंचाई पर है, दूरी तो हमने देख ही ली, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, वो भी क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग भी क्लाइमेट वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल
द हायर ऑल्टीट्यूड्स आर कूलर, जो हायर ऑल्टीट्यूड पे होती हैं जगह वो ठंडी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय को देख लो आप, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो जब वैसे वैसे क्या होता है, क्लाइमेट कोल्ड होता जाता है। अब हम थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं, ह्यूमिडिटी। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ह्यूमिडिटी भी यानी कि आर्द्रता भी किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती है। कोलकाता एंड केरला हैव हाई ह्यूमिडिटी वाइल राजस्थान एंड हरियाणा हैव लो ह्यूमिडिटी। यानी कि कोलकाता और केरला में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और राजस्थान और हरियाणा में ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे मौसम कैसा होता है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। सबसे पहले हम देखते हैं अडेप्टेशन क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स विच इम्प्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इज़ नोन एज अडेप्टेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ट्री हो और प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जिससे वो खुद को एडजस्ट कर सके किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ इस सर्वाइवल आसान हो सके उनका, उसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। और हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से दैट द एडजस्टमेंट शोन इन स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। एडजस्टमेंट, किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट, चाहे वो स्ट्रक्चर में हो यानी कि एक्सटर्नल बनावट में हो, बिहेवियर में हो, जो हमारा काम करने का तरीका है उसमें कोई एडजस्टमेंट हो, या फिर फिजियोलॉजी यानी कि इंटरनल वर्किंग जो है हमारे बॉडी की उसमें कोई एडजस्टमेंट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, adaptation. Animals that live in a very cold or hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold or heat. ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ठंडे या गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे ठंडे और गर्म क्लाइमेट में खुद को सरवाइव करवा पाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। हेयर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और उनमें कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है उसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलर रीजन के बारे में। ये पोलर रीजन है क्या? द पोलर रीजन्स एज द नेम सजेस्ट आर situated near the poles, that is north pole और south pole। यानी कि हमें नाम से पता चल रहा है पोलर रीजन कौन से होंगे, जो पोल्स के पास सिचुएटेड होंगे, या तो नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास या दक्षिणी ध्रुव के पास। कौन कौन सी कंट्रीज़ इन पोलर रीजन्स में आती हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन्स ऑफ रशिया। ये सारी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं? पोलर रीजन से बिलोंग करती हैं। पोलर रीजन्स शो एक्सट्रीमली कोल्डर क्लाइमेट विच इज़ कवर्ड विद स्नो एंड रिमेन कोल्ड फॉर ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि जो पोलर रीजन्स होती हैं उनमें एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है, यानी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल ठंडा इन्वायरमेंट होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है, जहाँ की पूरे साल लगभग बहुत ठंड पड़ती है और स्नो से वो रीजन कवर्ड होता है। इन दिस रीजन द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months एंड इवन डज नॉट राइज फॉर अदर 6 months। ऐसे इलाकों में सूरज जो है 6 महीने के लिए उगता नहीं है और 6 महीने के लिए ढलता भी नहीं है ना हैरानी की बात। द टेम्परेचर गोज डाउन बिलो -37 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग विंटर्स इन पोलर रीजन्स। इन पोलर रीजन्स में जो टेम्परेचर है सर्दियों में -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। Water becomes available only during the short summer and when snow melts। यानी कि यहाँ पे पानी कब अवेलेबल होता है? जब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है, जब ये बर्फ़ पिघलते हैं तब यहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। एनिमल्स लिविंग इन दीज रीजन्स आर अडेप्टेड इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाते होंगे? तो इनमें कुछ अडेप्टेशन होती है जिससे कि वो ऐसे कंडीशन में खुद को सर्वाइव करवा पाते हैं। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन। एग्जाम्पल क्या है? पोलर बियर और पेंगुइन ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं। इनके अलावा वेल, सील्स आर द अदर एनिमल्स
दैट आर फाउंड इन पोलर रीजन। व्हेल और सील्स भी हैं जो यहाँ रहती हैं। सम फिशेज, फॉक्सेस, मस्क ऑक्सन, रियनडियर एंड बर्ड्स ऑल्सो लिव इन पोलर रीजन। कुछ ये सारे एनिमल्स भी पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। अब हम धीरे धीरे करके एक एक के बारे में देखते हैं कौन से एनिमल में कैसा अडेप्टेशन है। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमने स्क्रीन पे, ये क्या है? पोलर बियर। अडेप्टेशंस इन पोलर बियर। अब पोलर बियर में कैसी अडेप्टेशन होती है, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। इनका जो फर होता है कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, जो कि इनका बैकग्राउंड स्नोई है, तो वहाँ पे ये जो वाइट फर है जिसकी वजह से ये पोलर बियर विजिबल नहीं होते। इनकी वजह से होता क्या है? इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। यानी जो शिकारी हैं और जो इनका शिकार है वो इनको देख नहीं पाते। सेकेंड, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और जो पोलर बियर होता है इनका सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। इसकी वजह से क्या होता है, जो बियर है, पोलर बियर है, वो अपने प्रे को आसानी से लोकेट कर पाती है क्योंकि इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा एडेप्टेशन क्या है पोलर बियर में? इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इनके जो पंजे हैं बिल्कुल लंबे, कर्व्ड और बहुत ही नुकीले हैं, जिसकी वजह से ये स्नो में मूव कर पाते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इनकी जो स्किन है यानी जो इनकी त्वचा है उसके अंदर एक फैट की लेयर है। द फैट इंसुलेट इट बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। फैट जो है क्या करता है, इसकी इंटरनल बॉडी को इंसुलेट करता है, उसे वार्म रखने में हेल्प करता है। इंसुलेट यानी कि ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से अंदर गर्मी बनी रहती है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनमें जो है 2 थिक लेयर होती है फर की। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जिसकी वजह से ये ठंडे वेदर में खुद को वार्म रख पाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको पोलर रीजन्स के बारे में, पोलर बियर में कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है। नेक्स्ट, अडेप्टेशंस इन पेंगुइन। अब हम देखते हैं पेंगुइन में कैसी कैसी अडेप्टेशन है। सबसे पहले कलर। पेंगुइन का कलर कैसा है आप देख रहे हो, ब्लैक एंड वाइट। दीज आर ब्लैक एंड वाइट इन कलर विच मर्जेज वेल विथ द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस एंड स्नो। जो कि इनका ब्लैक एंड वाइट कलर है, जो कि आसानी से जो स्नो का बैकग्राउंड वाइट कलर होता है उसमें मर्ज हो सकते हैं। दूसरी अडेप्टेशन इनके स्किन में होती है। दे हैव अ थिक स्किन। इनकी भी स्किन कैसी है, थिक है। एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इनकी जो स्किन होती है उसके नीचे भी एक थिक लेयर ऑफ फैट है, जस्ट लाइक पोलर बियर्स, जो कि उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड में बचा कर रखती है। तीसरी अडेप्टेशन किस में होती है, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइंड है। आपने फिश की बॉडी देखी होगी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। दे पोजेस अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट विच मेक इट्स अ गुड स्विमर। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। इनमें विंग्स होते हैं फ्लिपर की तरह, और इनकी जो फीट है वो वेब्ड होती है, जिसकी वजह से ये खुद को एक अच्छा स्विमर बना सकते हैं, यानी कि स्विमिंग आसानी से कर सकते हैं और स्विमिंग करके वो फिश को कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट अडेप्टेशन होती है कि ये ग्रुप्स में रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप जब एक कहीं भीड़ वाले एरिया में होते हो तो कितनी गर्मी लगती है, इसलिए ये खुद को वार्म रखने के लिए ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। दे लीव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स एंड हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो ये क्या है, अडेप्टेशंस इन पेंगुइन्स। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है पेंगुइन्स की, ब्लैक एंड वाइट कलर की, वेब्ड फीट है, फ्लिपर लाइक विंग्स हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इतने ठंडे रीजन में खुद को सर्वाइव करवा पाते हैं। नेक्स्ट आता है पोलर बर्ड्स। अब कुछ बर्ड्स भी हैं जो पोलर रीजन्स में रहती है। कौन कौन सी बर्ड्स हैं, साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न। अब हम देखते हैं इनमें किस तरीके का अडेप्टेशन है। तो इनमें कोई अडेप्टेशन नहीं है। इनमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है, यानी कि जब ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, तो ये बर्ड्स क्या करती है, माइग्रेट कर जाती है। अब हम देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। The seasonal movement of the complete population of animal from one area to another area is called as migration। यानी कि किसी भी एनिमल पॉपुलेशन का सीजनल मूवमेंट, यानी कि एक सीज़न कहीं और दूसरे सीज़न कहीं और,
वो जो सीजनल मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। The birds of polar region cannot tolerate extreme cold of winter, therefore they migrate। क्योंकि पोलर रीजन की बर्ड्स जो हैं इतने कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए वो माइग्रेट कर जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है? साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टुवर्ड वार्मर रीजन इन द ऑटम बाय ट्रैवलिंग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ये जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं वो गर्म इलाकों में खुद को माइग्रेट कर लेती हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके। और ये जो साइबेरियन क्रेन्स हैं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं इंडिया में? भरतपुर राजस्थान के अंदर, और हरियाणा में सुल्तानपुर के अंदर, और कुछ कभी कभी कहाँ पे वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ये जो बर्ड्स हैं, साइबेरियन क्रेन्स हैं, पोलर बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, अब हमने पढ़ लिया पोलर रीजन के एनिमल्स में कैसा कैसा अडेप्टेशन है, जिसमें हमने पोलर बियर्स के बारे में पढ़ा, पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा, और पोलर बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल होते हैं और उनमें कैसे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। The tropical regions lies near both the sides of equator line on the earth। ये हमारी अर्थ की जो इक्वेटर लाइन होती है, यानी जो भूमध्य रेखा है, उसके दोनों साइड ट्रॉपिकल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। These regions are hot but get plenty of rainfall, therefore this region is humid। ये रीजन जो है गर्म होते हैं, जैसे हमने पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा था वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, तो बट ट्रॉपिकल रीजन्स आर हॉट, और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की कंडीशन कैसी होगी? ह्यूमिड। इवन इन कोल्डेस्ट मंथ, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी का महीना होता है, द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो यहाँ का टेम्परेचर 40 से भी ऊपर चला जाता है। Tropical rainforests are rich in vegetation and large diversity in animals is also seen in this region। Tropical rainforest में vegetation यानी कि greenery बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे animals की variety देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग टाइप के animals आपको tropical rainforest में देखने को मिलेंगे। In India, अब इंडिया में tropical rainforest कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट और आसाम में। और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, सेंट्रल अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड इन दीज रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में एनिमल्स पाए जाते हैं, तो क्या होगा? कंपटीशन ज़्यादा होगा। देयर इज़ एन इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर अमंग दीज एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन किसको लेकर के? फूड को लेकर के और शेल्टर को लेकर के, यानी खाने और रहने को लेकर के कंपटीशन ज़्यादा होता है। So the animals are adapted in such a way that they eat different kinds of food and live in different kinds of places to overcome competition for food and shelter respectively। इसलिए ये animals इस तरीके से adapted होते हैं, खुद को अडेप्ट किए होते हैं कि वो अलग अलग टाइप के फूड खा सकें और अलग अलग जगहों पे रह सकें, ताकि फूड और शेल्टर के कंपटीशन से खुद को बचा सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं धीरे धीरे कौन कौन से एनिमल में किस किस टाइप के अडेप्टेशन है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? रेड आइड फ्रॉग। अब हम देखते हैं अडेप्टेशन इन रेड आइड फ्रॉग। ठीक है, द रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ट्रीज़ पे ये रेड आइड फ्रॉग रहते हैं। दे हैव स्टिकी पैड्स ऑन देयर फीट दैट हेल्प देम टू क्लाइंब ट्रीज़। अब इनके जो फीट है यानी जो इनके पैर हैं उनमें कुछ स्टिकी
पैड्स लगे होते हैं, यानी चिपचिपा सा कोई मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये ट्रीज़ पे चढ़ पाते हैं। इट डज़ नॉट लिव इन वाटर एंड हैज़ अ ग्रीन बैक एंड अ क्रीमी अंडरसाइड। आपने जनरली देखा होगा फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं, या तो ज़मीन पे रहते हैं या फिर वाटर के अंदर रहते हैं। लेकिन ये जो रेड आइड फ्रॉग है ये वाटर में नहीं रहता, और इनका जो पीछे का पार्ट है, यानी जो इनका बैक पोर्शन है वो कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। और इनका जो अंदर का पोर्शन है, यानी जो फ्रंट पोर्शन है वो कैसा है, क्रीमी है। इट हैज़ बिग एंड बल्जिंग ब्राइट रेड आइज एंड इट इज़ अ नॉक्टर्नल। इनकी जो आइज़ हैं कैसी हैं, इतनी बड़ी रेड कलर की आइज़ हैं। और ये नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मीन्स दिन में सोता है और रात को जागता है। इट स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द ट्री। यानी कि ये दिन के टाइम सोता है, रात के टाइम जागता है, और जो इंसेक्ट्स ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, यानी पेड़ पे जो भी इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं को खाता है। द बुल्जिंग आई, आप अब सोच रहे होंगे कि इनकी बुल्जिंग रेड आइज क्यों होती है, तो ये एक तरीके का अडेप्टेशन है इनमें। द बुल्जिंग आई ऑफ फ्रॉग प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इट्स प्रेडेटरी, इनके प्रेडेटर से इनको बचाता है। द सडन ओपनिंग ऑफ बिग एंड ब्राइट रेड आइज फ्राइटन्स द प्रेडेटर फॉर अ वाइल एंड इन द मीन टाइम द फ्रॉग गेट्स टाइम टू जंप टू अ सेफ प्लेस। ये जब अपनी बिग रेड बल्जिंग आइज़ को ओपन करते हैं तो प्रेडेटर अचानक से डर जाता है, और जब वो डर जाता है तो उसी टाइम में ये क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं और प्रेडेटर से खुद को बचा लेते हैं। The green color of the frog helps it to hide within the green leaves of the tree and helps it to protect from predator। और इनका जो ग्रीन कलर होता है वो इनको हाइड होने में हेल्प करते हैं, यानी पत्तियों में, लीव्स में खुद को हाइड कर पाते हैं और प्रेडेटर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे मंकी, बिल्कुल सही है, ये मंकी है। अब हम देखते हैं मंकीज़ में किस तरीके का अडेप्टेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो आपको यहाँ पे एक लंबी पूंछ दिखाई दे रही होगी जो कि पेड़ के ब्रांच से लगी हुई है, तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द monkeys living in tropical rainforest have a long tails for grasping branches। इनकी जो टेल होती है कैसी होती है, लंबी होती है, और ये ब्रांचेस को ग्रेस्प करने में, पकड़ने में इनकी मदद करता है। Their hands and feet are adapted in such a way that they can easily hold the branches of trees। अब टेल के अलावा इनके जो हाथ और पैर है वो भी इस तरीके से अडेप्टेड हैं कि वो ट्री के ब्रांचेस को ईजिली होल्ड कर सके। The eyesight of monkeys is very good, which helps them in leaping between the branches to escape from their predator। और इनकी जो आई साइट है, यानी जो आँखों की रोशनी है वो भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे चले जाते हैं तुरंत प्रेडेटर को देखते ही। मंकीज ईट, अब ये खाते क्या है, मंकीज ईट फ्रूट्स, सीड्स, leaves, root and insects as their food which is present in abundance in tropical rainforest। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट है, पत्तियां हैं, सीड है, रूट है, इंसेक्ट है, उनको खा लेते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा एनिमल है ये, चलो अभी देखते हैं इसमें किस तरीके का अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन इन लायन टेल्ड मकाक। ये क्या है, लायन टेल्ड मकाक। इसकी जो टेल है लायन की तरह है, इसलिए इसको लायन टेल्ड मकाक बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बियर्ड एप, इसको दूसरा नाम भी है, लायन टेल्ड मकाक के अलावा इसका नाम है बियर्ड एप, एंड लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। क्योंकि इसकी जो बियर्ड बहुत बड़ी सी है इसलिए इसका नाम बियर्ड एप भी है, और ये कहाँ रहते हैं, इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट में। It has silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin, which is specific characteristic of this animal। इसकी जो दाढ़ी है, यानी इसके जो बाल है, सिल्वर वाइट कलर के हैं, जो कि हेड से लेकर चीक और नीचे चिन तक आती है, और ये इस एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक विशेषता है इसकी। इट इज़ कॉल्ड लायन टेल्ड, इसको लायन टेल्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स टेल इज़ लाइक दैट ऑफ लायन हैविंग बंच और टफ्ट ऑफ हेयर एट द एंड। क्योंकि जो इनकी
पूँछ है वो लायन की तरह, एक शेर की तरह है। शेर की पूँछ में क्या होता है, जो पूँछ का जो आखिरी हिस्सा होता है यानी जो टेल का एंड पॉइंट होता है वहाँ पे बंच ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इट मेनली फीड्स ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स। यानी कि ये खाते क्या हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, सीड्स को यानी बीज, पत्तियाँ, स्टेम, फ्लावर और बर्ड्स को खाती है। दे ऑल्सो कैन ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट अंडर द बार्क ऑफ ट्री। अब जो ट्री पेड़ की जो छाल के नीचे जो इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं उसे भी ये खा सकते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन ट्रीज, क्योंकि इनको पेड़ पे इतना ज़्यादा अमाउंट में फूड मिल जा रहा है तो ये ग्राउंड पे आते ही नहीं हैं। ये अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिता लेते हैं, पेड़ के ऊपर ही बिताते हैं। कितने आलसी है ना ये। It is a good climber with its hand and feet adapted to hold the branches of trees firmly. एक अच्छा क्लाइंबर माना जाता है क्योंकि इसके जो हैंड और फीट है वो इस तरीके से अडेप्टेड है कि वो ब्रांचेस को ईजिली होल्ड कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लायन टेल्ड मकाक के अंदर किस तरीके का अडेप्टेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन टुकेन। टुकेन के अंदर किस तरीके का अडेप्टेशन है, अब ये देखते हैं हम। Toucan is a bird which is found in tropical rainforest and which possesses a long, strong and large beak. इसमें मेन अडेप्टेशन क्या है, इनकी बीक यानी इनकी चोंच कैसी है, बड़ी, लंबी और मजबूत है। It lives most of the time in the holes of big trees. ये बड़ी बड़ी ट्रीज में जो होल्स होते हैं ना उसके अंदर ये अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हैं। The long and large beak helps toucan to reach the fruits attached to the ends of even the thin branches of tree that are weak enough to support its weight. इसकी जो long strong beak है, जो इसकी लंबी सी चोंच है, वो किस में हेल्प करती है, जो पतली ब्रांचेस में जो फ्रूट्स लगे हुए हैं जहाँ पे उस पतली ब्रांचेस पे ये खुद नहीं बैठ सकते वहाँ पे, क्योंकि ब्रांचेस बहुत पतली हैं, टूट जाएंगी, वेट सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये जो इनकी जो लंबी चोंच है उस फ्रूट तक, उस थिन ब्रांच के फ्रूट तक पहुँचने में हेल्प करती है। एक तरीके का अडेप्टेशन है इस बर्ड का जिससे कि वो अनरीचेबल फ्रूट तक पहुँच सके। इट्स लार्ज बीक ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स विच इज़ कलेक्टेड बाय टुकेन। इसकी जो इतनी बड़ी सी बीक होती है ना, इसमें कुछ टाइम के लिए ये फ्रूट को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, दीज पोजेस फीट दैट आर अडेप्टेड फॉर ग्रेस्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर्मली, क्योंकि इनको पेड़ की ब्रांचेस पे ही रहना है तो इनकी जो फीट है इस तरीके से अडेप्टेड होती है ताकि ये ट्री की ब्रांचेस को ईजिली ग्रेस्प कर सकें। Toucan can change the color of its feather so as to get mixed up with the surrounding and they are not easily noticed by predators and remain safe. ये जो टुकन है ना ये बहुत चालाक है। इनका जो फेदर है यानी ये जो इनके पंख है ना उनका भी कलर चेंज होता है, यानी कि खुद को पौधे के कलर का, इस तरीके के कलर से जिस भी सराउंडिंग में है ना उस तरीके का कलर ये अपने पंखों का चेंज कर लेते हैं और ख़ुद को प्रेडेटर से बचा पाते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन इन एलिफेंट। अब हाथी में किस तरीके का अडेप्टेशन है, आपने कभी सोचा है कि हाथी की इतनी लंबी सूंड क्यों होती है, इतने लंबे दांत क्यों होते हैं, इतने बड़े बड़े पैर क्यों होते हैं? तो चलो आज पढ़ते हैं क्यों होते हैं। एक तरीके का अडेप्टेशन है एलिफेंट के अंदर। The elephant has a long trunk which is used as nose and has a strong sense of smell. इनकी जो ट्रंक है वो बहुत लंबी होती है और वो नोज़ की तरह एक्ट करती है, नाक की तरह, और इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जो सूंघने की क्षमता है इनकी वो काफ़ी तेज होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स एलिफेंट टू पिक अप द फूड, और ये ट्रंक की हेल्प से, ये जो लंबी सी ट्रंक है इनकी, इसकी हेल्प से फूड को भी पिकअप करते हैं, फूड भी उठाते हैं। द लॉन्ग ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए भी ये अपनी ट्रंक का यूज़ करते हैं। इट कैन रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड हेल्प इट टू ईट ट्री लीव्स, और ये जो ट्रंक है इनका वो उससे खुद को वो पेड़ की शाखाओं तक खुद को पहुंचाते हैं और पेड़ के जो पत्ते हैं वो खा सकते हैं। तो है ना ये काम की चीज़। ट्रंक किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है,
सेंस ऑफ स्मेल में, सबसे पहले स्मेल करने में, दूसरा फूड को पिकअप करने में, तीसरा ब्रीदिंग में, और चौथा ट्रीज तक पहुंचने में। The elephant possesses tusk, long pointed teeth that are used in tearing the bark of trees which the elephant loves to eat as food. अभी जो इनके लंबे लंबे दांत दिखते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टस्क। ये किस में हेल्प करते हैं? ये एलिफेंट को हेल्प करते हैं जो पेड़ की छाल है ना, बार्क ऑफ ट्रीज है, उसको टीयर अप करने में, उसको निकालने में। और ये एलिफेंट का फेवरेट भोजन है, उसको खाने में बहुत आनंद आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स एलिफेंट टू फाइट देयर एनिमीज एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। इसकी वजह से एलिफेंट को टस्क से वो एलिफेंट जो है फाइट भी करता है और ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करता है। एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर्स टू दैट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स एंड कैन सेंस द डेंजर। इनके जो कान है इतने बड़े बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल हल्की सी आवाज़ को भी सेंस कर लेते हैं, सुन लेते हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं और डेंजर से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। द फीट ऑफ द एलिफेंट इज़ लार्ज एंड राउंड which help it to provide good stability and also prevent it from sinking into soft ground due to its heavy weight। इनकी जो फीट है कैसी होती है? लार्ज और राउंड होती है, जिसकी वजह से ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि इनका वेट, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कहीं ऐसा सॉफ्ट ग्राउंड हो जहाँ पे ये धरती के अंदर यानी ज़मीन में धंस सकते हैं, उससे ये जो इनका फीट है बचाता है। ठीक है, तो क्या क्या एलिफेंट के अंदर एडेप्टेशन है? लॉन्ग ट्रंक, टस्क, लार्ज ईयर्स एंड फीट। थैंक यू।